हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। हमने पिछले वीडियो में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल या टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिजिड रोटर मॉडल। हमारा इस पे आज ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि देखिए अब क्या करना है इसमें। अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले सपोज करिए कि आपके पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका मास है m1। एक तरफ के मास का, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब ये जो दोनों है, इन दोनों का मास इक्वल मानते हुए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन को डिराइव करते हैं, जो है I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ठीक, ये जो म्यू होता है वो होता है रिड्यूस्ड मास। हमारा जो मेन फोकस है इसके फॉर्मूले पर है, ना कि डेरिवेशन पर है, तो इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूले पर ही फोकस करेंगे। ठीक, अब ये दो मॉलिक्यूल का मास सेम है, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा वो एकदम सेंटर में ही, एकदम बीच में ही होगा, और इस तरफ का डिस्टेंस r1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r2 होगा, जिसकी वजह और इन सब की हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये रिजिड रोटर मॉडल है उसमें हमें एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी होती है तो हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई अपॉन एच साई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन है और ये एच स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से हम रिजिड रोटर मॉडल की एनर्जी निकालेंगे। किस तरह से? हम डेरिवेशन पे नहीं जाते, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं। तो ठीक है, तो रिजिड रोटर मॉडल की एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? ईजे एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, जे प्लस 1, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। ठीक, ये है फॉर्मूला रिजिड रोटर मॉडल की एनर्जी का। ठीक, हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जनरली डील करती है रोटेटिंग मॉलिक्यूल से। हमने ये भी देखा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ये भी हमने देखा था। तो उन जो भी रोटेटिंग, जो परमानेंट डायपोल रखते हैं, उनकी एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस लाने हैं हमें। कैसे? अब ये देखते हैं। इसको आप पहले बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो होता है एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा मतलब वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। तो मैं ये वेव नंबर की जो वैल्यू है, वेव नंबर को यहाँ रख सकता हूँ। किस तरह से? एच सी म्यू बार। ठीक है, ये एच सी म्यू बार आ गया। इसका मतलब जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? एच सी म्यू बार के। ठीक है, और एनर्जी हमारे यहाँ पे ईजे है, हमारे पास ईजे है, तो ईजे बराबर क्या होगा? एच सी म्यू बार। ठीक है, ओके, तो मैं इस एच सी म्यू बार को ऐसे लिख सकता हूँ, एच सी म्यू बार इज इक्वल टू ईजे विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ। अब ई की वैल्यू क्या है? ईजे की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, और एच भी होगा क्योंकि एनर्जी की वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है, ईजे की वैल्यू क्या है? ये जे प्लस 1। ठीक, एच से एच कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू बार इज इक्वल टू ईजे विच इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो गया? एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे सामने।
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए मैंने ये कहा कि रिजिड रोटर मॉडल की डेरिवेशन को समझने के लिए या डेरिवेशन डिराइव करने के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक। फिर मैंने एनर्जी जो होती है उसको हम लिखते हैं hc/λ। इसको वेव नंबर के टर्म्स में मैंने लेके आया, ठीक है, और इसमें इक्वेशन को रीअरेंज करके अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन ये बनती है, ठीक। अब यहाँ पे हम सारी टर्म क्या है, किसको डिनोट करती है, ये देखते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, J रोटेशनल क्वांटम नंबर, J है रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक। इस तरह से। और EJ क्या है, रोटेशनल एनर्जी। EJ को हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। अब ये जो J है, ये J 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 एक्सेट्रा। ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। हम अब इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, म्यू बार इक्वल्स EJ विच इज इक्वल्स H/8π² IC J+1। ये इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे और अब हम आगे चलते हैं। देखिए, माना कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है माइक्रोवेव रेडिएशन को। मैंने कहा AB नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और ये माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, माइक्रोवेव रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। जब ये माइक्रोवेव रेस एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेशन होगा। तो मान लीजिए एक्साइटेशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे। तो मैंने माना कि ग्राउंड स्टेट है J' और एक्साइटेड स्टेट है J। अब मैं इनकी एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, तो ठीक है, देखते हैं। डेल E हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, इस तरह ही होगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं डेल EJ अब माइनस EJ', इस तरह से होगा, ठीक है। अब EJ की वैल्यू क्या है, तो EJ की वैल्यू है H/8π² IC J+1, इस तरह से। और EJ' की भी क्या वैल्यू आएगी, H/8π² IC J'+1, इस तरह से कुछ होगा। फिर इसमें से जो कॉमन निकाल रहा है उसे निकाल देते हैं, H/8π² IC क्या बचा, J+1 माइनस J'+1, इस तरह से हुआ। डेल EJ क्योंकि रोटेशनल है, ठीक, ये बन गया, ओके, ठीक। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो एनर्जी के बीच की, दो लेवल के बीच की रोटेशनल एनर्जी। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो इन दोनों के बीच के एनर्जी के डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब
ये जो दिख रहा है इसमें ये एच बी कॉन्स्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक अलग वैल्यू होता है, ये भी कांस्टेंट, पाई सी सब कांस्टेंट है। तो इन पूरे कांस्टेंट को हटा के मैं एक सिंगल कांस्टेंट लिख देता हूँ, बी जे प्लस वन। बी का मतलब है B इज इक्वल टू रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने ये सारे कांस्टेंट को हटा के एक दूसरे कांस्टेंट से एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस किया जिसका नाम है B, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक, अगर केस 1 J की वैल्यू 0 हो जाए, J की वैल्यू 0 हो जाए तो EJ की वैल्यू क्या होगी, B इंटू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली EJ की वैल्यू क्या हुई, 0। 0 का मतलब क्या हुआ, अगर J की वैल्यू 0 है तो EJ की वैल्यू भी 0 हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल रोटेट ही नहीं कर रहा है। अगर J की वैल्यू 0 होगी तो मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेटिंग। मॉलिक्यूल रोटेट ही नहीं करेगा। केस 2, अगर J बराबर 1 है, इक्वल्स 1 है, तो EJ की वैल्यू क्या आएगी, B इंटू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2B। तो ये 2B का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अभी मॉलिक्यूल इन लोएस्ट स्टेट या ग्राउंड स्टेट में है। ठीक, अगर आगे चले केस 3, अगर J इज इक्वल टू 2 है तो EJ इज इक्वल टू क्या आएगा, B इंटू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6B। इस तरह से आप J की वैल्यू रखते जाइए और एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मॉलिक्यूल इज इन ग्राउंड स्टेट। ओके, तो रोटेशनल एनर्जी का जो अल्टीमेट, जो आखिरी में हमने जो फॉर्मूला लिखा वो क्या था, BJ प्लस 1। रोटेशनल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, BJ प्लस 1 जूल्स में। ये हमने देखा। ओके, अब आगे देखते हैं। ये है J और ये है EJ। ठीक, अगर J की वैल्यू 0 है, अगर J की वैल्यू 0 है तो EJ की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, और ये EJ की वैल्यू 0 का होने का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ये एक एनर्जी लेवल। उसके बाद अगर J इज इक्वल टू 1 है तो EJ की वैल्यू क्या आई, 2B। मतलब मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में है, मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अगर J की वैल्यू 2 है तो EJ की वैल्यू है 6B। ठीक, अगर J की वैल्यू 3 है तो EJ की वैल्यू है 12B। इफ J की वैल्यू 4 है तो EJ की वैल्यू है 20B। ठीक, इस तरह से हम एनर्जी लेवल्स को निकालते हैं। J की वैल्यू रखते जाइए, आपको एनर्जी लेवल मिलते जाएंगे। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन कैसे मिलती है, हाउ एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑब्टेन्ड इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लाइन कैसे बन रही है देख लीजिए। फिर से मानिए कि हम जो मॉलिक्यूल जो एक्साइट हो रहा है वो ग्राउंड स्टेट से अपर वाली स्टेट में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है।
इसका मतलब मैंने माना कि जब J इज इक्वल टू 0 से मॉलिक्यूल जा रहा है J इज इक्वल टू 1 में, इस तरह से अगर यहाँ जा रहा है तो E की वैल्यू क्या आएगी, 2B आएगी, 2B सेंटीमीटर इनवर्स। E की वैल्यू क्या आएगी, 2B सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, अब 0, फिर ये कहा गया J इज इक्वल टू 1 में, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आई, 2B। जब मॉलिक्यूल एक्साइट होता है 2B से 6B में, जब मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है 2B से 6B में, तो क्या वैल्यू आएगी, अब हम वो देखेंगे। तो वैल्यू आएगी 4B, तो वैल्यू आएगी 4B। ठीक, अब अगर जब मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है 2B से 6B में, तो वैल्यू क्या आएगी, 6B। अगर मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है 6B से 12B में, तो वैल्यू क्या आएगी, 8B। इसी तरह से वैल्यूज हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती जाएगी। ठीक है, ये भी आप नोट करिए। ठीक है, अब ये 4B कैसे आया, ये 6B कैसे आया और ये 8B कैसे आया, देखते हैं। मैंने कहा अगर J इज इक्वल टू 2 हो, J इज इक्वल टू 1 हो और जा रहा है मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 2 लेवल में जा रहा है, तो E की वैल्यू क्या है, BJ J प्लस 1। अगर J इज इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, 2B। ठीक, अगर J इज इक्वल टू 2 हो जाए, BJ J प्लस 1। अगर J इज इक्वल टू 2 हो जाए तो क्या आ जाएगा, 6B। अब यहां से यहां पे जा रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या निकला होगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, 2B 6B माइनस 2B इज इक्वल टू 4B। तो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी 4B पे। उसी तरह से फिर 6B 8B और आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए सेंटीमीटर इनवर्स में सब। ओके, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया रिजिड रोटर मॉडल को, जिसमें आज हमने देखा कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसे ऑब्टेन्ड होती है, रिजिड रोटर के एनर्जी का फॉर्मूला देखा हमने आज, और रिजिड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली। ठीक है, इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।